This video is based on real events and publicly available sources. It is created for education and awareness only, and does not promote violence or crime. Some viewers may find it disturbing. हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विशाल और स्वागत है आपका हमारे चैनल क्लिपमेट स्टोरी पर। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दो 2013 एक ऐसा साल जब एक बेटी का सपना पूरे देश का दर्द बन गया। आपने हैवानियत की कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन यह कहानी सिर्फ एक अपराध की नहीं, एक टूटे हुए सपने की है। 1 मई 2013 को 23 साल की प्रीति राठी अपने नए जीवन की शुरुआत करने मुंबई जा रही थी। भारतीय नौसेना में नर्सिंग ऑफिसर बनकर देश सेवा करने का सपना लेकर। लेकिन बांद्रा स्टेशन पर कुछ ही सेकंड में उसकी पूरी दुनिया बदल गई। एक सनकी जुनून ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया और उसके सपनों को आग में झोंक दिया। अदालत में इस केस की सुनवाई के दौरान इसे महिला जाति के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत कहा गया। और जब जज ने फैसला सुनाया तो उनकी टिप्पणी ने पूरे कोर्ट रूम को खामोश कर दिया। आखिर क्या था वो बयान? किसने छीना प्रीति का जीवन और कैसे एक तरफा जुनून ने देश को रुला दिया? चलिए जानते हैं प्रीति राठी केस की पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से। 2013। वैसे तो यह तारीख अधिकतर लोगों के लिए आम दिनों की ही तरह थी, मगर दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए यह दिन बेहद खास था। आज पहली बार प्रीति दिल्ली के बाहर जा रही थी। पहली बार घर छोड़कर बाहर जाने की वजह से मन में थोड़ी घबराहट भी थी, लेकिन खुशी भी थी क्योंकि प्रीति ने वह कारनामा किया था जिस पर उसके पूरे परिवार को नाज़र था। दरअसल 23 साल की प्रीति राठी ने दिल्ली से ही नर्सिंग की पढ़ाई की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद वह मिलिट्री अस्पताल में नर्स बनना चाहती थी। इसके लिए उसने तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान भारतीय नौसेना में नर्स की वैकेंसी निकली। प्रीति राठी ने भी इस नौकरी के लिए आवेदन किया और परीक्षा में शामिल हुई और सफल भी हुई। प्रीति नौसेना में बतौर नर्सिंग ऑफिसर चयनित कर ली गई। अब सारी आवश्यक कार्यवाही पूरी हो चुकी थी और प्रीति को मुंबई के कोलाबा में स्थित नौसेना कार्यालय में रिपोर्ट करना था। उसे INS मुंबई में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ड्यूटी ज्वाइन करनी थी। इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। परिवार की बेटी पहली बार दिल्ली से बाहर जा रही थी, इसलिए प्रीति को मुंबई तक छोड़ने उसके पिता अमर सिंह राठी, चाचा विनोद कुमार दहिया और चाची सुनीता दहिया भी साथ में जा रहे थे। इन सभी को गरीब रथ एक्सप्रेस से मुंबई के बांद्रा स्टेशन पहुंचना था। तय समय पर 1 मई 2013 को ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन पर आकर रुकती है। ट्रेन रुकते ही प्रीति अपने परिवार वालों के साथ जल्दी से उसमें सवार हो जाती है। सभी अपनी अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और ट्रेन अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलती है। ट्रेन में काफी भीड़ थी। सीटों पर जितने लोग थे उसके अलावा भी कई लोग खड़े थे, इसलिए डिब्बे के अंदर गहमा गहमी कुछ ज्यादा ही थी। भीड़ के बीच एक युवक ऐसा भी था जिसने अपना चेहरा गमछे से ढका हुआ था और सिर पर टोपी पहनी हुई थी। वह कभी किसी से बातें करता, कभी उठकर शौचालय की ओर जाता और फिर वापस आकर बैठ जाता। वह बार बार प्रीति की ओर देखने की कोशिश कर रहा था। यह बात प्रीति के परिवार वालों ने भी नोटिस की थी और वे कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे। खैर, भीड़ भाड़ और हलचल के बीच सभी लोग धीरे धीरे सो गए। रात यूं ही गुजर जाती है। सुबह होते ही सभी लोग उठ जाते हैं और इधर ट्रेन भी अपनी मंजिल की तरफ तेजी से बढ़ते हुए मुंबई पहुंच जाती है। अब तारीख बदलकर 2 मई 2013 हो चुकी थी। प्रीति और उसके परिवार वालों को बांद्रा टर्मिनल पर उतरना था। सुबह के 8:05 पर ट्रेन बांद्रा स्टेशन पहुंच जाती है और प्रीति, उसके पिता, चाचा और चाची सभी ट्रेन से उतर जाते हैं। यहाँ से अब सभी अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। ट्रेन से उतरने के बाद प्रीति थोड़ी थकी हुई महसूस कर रही थी, इसलिए वह थोड़ा धीरे धीरे चल रही थी, जबकि उसके पिता और उसके चाचा चाची उससे कुछ कदम आगे चल रहे थे। जब प्रीति ने देखा कि वह चलने में उनसे काफी पीछे हो गई है, तो वह भी अपने कदम तेजी से बढ़ाना शुरू कर देती है ताकि वह उनके पास पहुंच सके। अभी प्रीति ने अपने कदम तेजी से बढ़ाने शुरू ही किए थे कि अचानक उसे महसूस होता है कि किसी ने पीछे से उसके कंधे को छुआ है। उसके कदम अचानक रुक जाते हैं और वह पीछे मुड़कर देखती है कि किसने उसे छुआ। जैसे ही वह पीछे मुड़ती है, उसे वही लड़का दिखता है जो अपने चेहरे को गमछे से छिपाकर उसकी बोगी में बैठा हुआ था और लगातार उसे देखने की कोशिश कर रहा था। उसे देखने के बाद प्रीति कुछ समझ पाती। उससे पहले ही वह नकाबपोश लड़का एक डिब्बा निकालता है और अगले ही पल उस डिब्बे में से कुछ प्रीति के चेहरे की तरफ फेंक देता है। जैसे ही वह फेंकी गई चीज प्रीति के चेहरे पर पड़ती है, वह जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर देती है। प्रीति की आवाज सुनकर उसके पिता, चाचा और चाची दौड़कर उसके पास आते हैं। दूसरे यात्री भी प्रीति के आसपास जमा हो जाते हैं। प्रीति की हालत देखकर लोगों को समझ आ जाता है कि दरअसल किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया है। प्रीति के पिता और चाचा चाची जैसे ही उसे संभालने की कोशिश करते हैं, तेजाब के कुछ छींटे उसके कपड़ों से
उनके हाथों पर भी लग जाते हैं और उनके हाथों में भी जलन शुरू हो जाती है। फिर भी वे अपने दर्द को भुलाकर प्रीति को संभालने में लग जाते हैं। प्रीति के पिता और चाचा तुरंत उसे उठाते हैं और स्टेशन मास्टर के कार्यालय में लेकर चले जाते हैं। क्योंकि प्रीति काफी तकलीफ में थी और घाव काफी गहरा लग रहा था, इसलिए रेलवे अधिकारी तुरंत उसे अस्पताल भेजने की तैयारी शुरू कर देते हैं। स्टेशन से सभी घायलों और प्रीति को भाभा अस्पताल के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन प्रीति की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए उसे भाभा अस्पताल की बजाय पास के ही गुरु नानक अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है। उधर वह नकाबपोश लड़का प्रीति पर तेजाब फेंकने के बाद भागने लगता है। तभी प्रीति की चीख सुनकर ठीक उसके नजदीक खड़े समीर शेख नाम का एक युवक तुरंत उस डिब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करता है कि अचानक क्या हुआ है। तभी डिब्बे से तेजाब समीर के हाथों पर भी गिरता है। वह तुरंत डिब्बा नीचे फेंक देता है और समझ जाता है कि इस लड़की पर तेजाब हमला हुआ है। वह तेजी से उस नकाबपोश व्यक्ति के पीछे भागना शुरू कर देता है और साथ ही चिल्लाता है, सलीम, सलमान, उसे पकड़ो। दरअसल सलीम और सलमान भी समीर के साथ थे, इसलिए जैसे ही समीर को यह एहसास होता है कि लड़की पर तेजाब हमला हुआ है, वह नकाबपोश के पीछे दौड़ पड़ता है और अपने दोनों जानने वालों को भी उसे पकड़ने के लिए कहता है। वे लोग भी उस नकाबपोश का पीछा करने लगते हैं, लेकिन कुछ ही पलों में वह नकाबपोश उन सभी को चकमा देकर भाग जाने में कामयाब हो जाता है। समीर शेख, सलीम और सलमान, ये तीनों नाम याद रखिएगा, क्योंकि इस मामले में इन तीनों ने आगे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। प्रीति को गुरु नानक अस्पताल में भर्ती करवा दिया जाता है, जहां उसका इलाज शुरू हो जाता है, जबकि प्रीति के पिता, चाचा, चाची और समीर शेख को भी भाभा अस्पताल ले जाया जाता है। इधर पुलिस मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का पंचनामा बनाना शुरू कर देती है। समीर के घाव ज्यादा गहरे नहीं थे, इसलिए उसे अस्पताल से कुछ ही देर बाद छुट्टी मिल जाती है। पुलिस उसे वापस घटनास्थल पर लेकर आती है और उसके बयान के आधार पर पंचनामा दर्ज करना शुरू कर देती है। इसके अलावा पुलिस वहां से सबूत भी इकट्ठा करती है। प्रीति को पहले भाभा अस्पताल ले जाने के लिए कहा गया था, लेकिन उसकी हालत ज्यादा गंभीर थी, इसलिए जल्दबाजी में उसे गुरु नानक अस्पताल ले जाया गया। समस्या यह थी कि गुरु नानक अस्पताल में बर्न यूनिट नहीं था और कई अन्य सुविधाओं की भी कमी थी, इसलिए कुछ देर बाद प्रीति को वहां से मसीना अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। मसीना अस्पताल पहुंचते ही प्रीति का इलाज शुरू होता है। इधर पुलिस भी उसका बयान दर्ज करने के लिए मसीना अस्पताल पहुंचती है, लेकिन घाव इतने गहरे थे कि उसकी आवाज जा चुकी थी। उसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था, साथ ही उसके गले पर भी गंभीर घाव हुए थे। इस कारण उसका बयान दर्ज नहीं किया जा सका। शरीर पर गहरे जख्म जरूर थे, मगर उसका हौसला अभी टूटा नहीं था। वह पूरे जज्बे और हिम्मत से लड़ रही थी। अब वह बोल नहीं पा रही थी, तो उसने हाथ से लिखने का इशारा किया। इसके बाद उसे पेन और कागज दिया गया। देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया और जल्द से जल्द गुनहगारों को गिरफ्तार कर सख्त सजा देने की मांग उठने लगी। पुलिस पर भी भारी दबाव था कि अपराधी को तुरंत पकड़ा जाए। घटना के समय स्टेशन पर मौजूद गवाहों के बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी का स्केच तैयार कराया और तलाश शुरू कर दी, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग नहीं मिला था। इसी बीच 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम का एक युवक प्रीति की बहन तनु को फोन करता है और प्रीति का हालचाल पूछता है। पवन कुमार बीटेक का छात्र था और प्रीति से उसकी पुरानी जान पहचान थी। तनु ये बात अपने पिता अमर सिंह राठी को बताती है और वे जांच कर रहे पुलिस अधिकारियों को भी इसकी जानकारी देते हैं। इसके बाद पुलिस गवाहों के आधार पर बनाए गए स्केच को प्रीति को दिखाती है और पूछती है कि क्या वह उसे पहचानती है। जवाब में प्रीति बोर्ड पर 3 नाम लिखती है, सत्यम, अंकुर और पवन कुमार। उसके अनुसार स्केच में दिख रहा व्यक्ति इन तीनों में से कोई एक हो सकता था। चूंकि प्रीति ने पवन कुमार का नाम भी लिखा था और उसने फोन करके हालचाल पूछा था, इसलिए पुलिस को शक हुआ कि शायद वही हमलावर हो सकता है और यह जानना चाहता हो कि प्रीति जिंदा है या नहीं। पुलिस पवन कुमार को शक के दायरे में लेकर जांच शुरू कर देती है और उसकी तलाश में जुट जाती है। कुछ दिनों की खोजबीन के बाद 9 मई 2013 को पुलिस पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तारी की खबर फैलते ही लोगों का गुस्सा और बढ़ जाता है। लोग आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग करने लगते हैं। साथ ही वे प्रीति के जल्द स्वस्थ होने की दुआ भी कर रहे थे, लेकिन प्रीति की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। मसीना अस्पताल में उसे कई दिन हो चुके थे और कई सर्जरी भी की जा चुकी थी, मगर हालत सुधरने के बजाय और बिगड़ती जा रही थी। उसके अंदरूनी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर रहे थे। डॉक्टरों को लगा कि स्थिति बेहद गंभीर हो रही है, इसलिए उसे बेहतर इलाज के लिए मुंबई अस्पताल रेफर कर दिया गया। इस मामले से देश भर के लोग जुड़ चुके थे और हर पल उसकी हालत के बारे में जानना चाहते थे। सरकार की ओर से भी उसे बेहतर से बेहतर इलाज देने की व्यवस्था की गई। जैसे ही प्रीति को बॉम्बे अस्पताल लाया गया, देश के शीर्ष विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम बनाई गई और उन्हें ही उसके इलाज की जिम्मेदारी सौंपी गई। लाख कोशिशों के बावजूद यहाँ भी उसकी हालत सुधरने के बजाय बिगड़ती ही गई और वह वेंटिलेटर सपोर्ट पर चली गई। फिर भी डॉक्टर हार नहीं मान रहे थे
और उसकी जान बचाने की हर संभव कोशिश करते रहे। और प्रीति अब भी अपनी हालत से लड़ रही थी। लेकिन अंततः 1 जून 2013 को दिल की धड़कन रुक जाने की वजह से प्रीति इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। प्रीति की मौत की खबर से देश में गम और गुस्से की लहर दौड़ जाती है। हर कोई प्रीति के जाने से सदमे में था। प्रीति की मौत के बाद पोस्टमार्टम किया जाता है और उसके शव को अंतिम संस्कार के लिए दिल्ली लाया जाता है। लेकिन प्रीति के घरवाले मामले की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच की मांग करते हुए अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं और प्रीति के शव के साथ ही एक प्रदर्शन रैली निकालते हैं। अंत में सरकार की ओर से केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जांच का आश्वासन मिलने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ प्रीति का अंतिम संस्कार किया जाता है। प्रीति की मौत और अंतिम संस्कार के बाद हर किसी की एक ही मांग थी कि जल्द से जल्द प्रीति के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए। पुलिस ने पवन कुमार नाम के एक लड़के को गिरफ्तार तो कर लिया था, लेकिन समस्या यह थी कि पवन कुमार के खिलाफ किसी भी तरह का सबूत नहीं मिल रहा था। रेलवे पुलिस भी अब तक पवन कुमार के खिलाफ कोई प्रमाण नहीं ढूंढ पाई थी। इसी बीच प्रीति के पिता अमर सिंह राठी अपने स्तर से पता लगवाते हैं तो यह बात सामने आती है कि 2 मई 2013 यानी घटना वाले दिन पवन कुमार मुंबई में था ही नहीं, बल्कि वह रोहतक में था। बाद में पुलिस भी पवन कुमार के फोन की लोकेशन हिस्ट्री निकलवाती है तो पता चलता है कि घटना वाले दिन पवन कुमार वास्तव में रोहतक में था। पुलिस की बजाय प्रीति के पिता द्वारा यह पता लगाना कि पवन कुमार उस दिन रोहतक में था, पुलिस की बड़ी नाकामी थी और यह इस बात का संकेत भी था कि पुलिस इस घटना की जांच सही तरीके से नहीं कर रही थी। इसलिए प्रीति के पिता अदालत में एक रिट याचिका दायर करते हैं और अपराध शाखा मुंबई से जांच की मांग करते हैं। अदालत यह मांग मान लेती है और मामले की जांच अपराध शाखा मुंबई को दे दी जाती है। मामला हाथ में आते ही अपराध शाखा मुंबई जांच के सिलसिले में सबसे पहले प्रीति राठी के घर जाती है और कुछ जानकारी जुटाना शुरू कर देती है। अधिकारी प्रीति के कुछ नजदीकी रिश्तेदारों से भी पूछताछ करते हैं। रिश्तेदारों से पूछताछ के दौरान एक रिश्तेदार बताती है कि पड़ोस में ही रहने वाला अंकुर पवार नाम का एक लड़का प्रीति से एक तरफा प्यार करता था। उसने प्रीति को विवाह का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन प्रीति ने साफ मना कर दिया था। इसके अलावा अंकुर पवार प्रीति से ही शादी करने की जिद कर रहा था, लेकिन प्रीति ने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया था। रिश्तेदार के मुताबिक इसके बाद अंकुर ने प्रीति को अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अंकुर को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। पुलिस अंकुर से पूछती है कि 1 मई 2013 को वह कहाँ था। इस पर अंकुर ठीक से जवाब नहीं दे पाता और तुरंत अपना बयान बदलने लगता है। इसके अलावा पुलिस को यह भी नजर आता है कि अंकुर के दोनों हाथों पर जख्म के निशान हैं। ये जख्म वैसे ही थे जैसे तेजाब से जलने पर होते हैं। अंकुर द्वारा बार बार बयान बदले जाने और उसके हाथों पर जख्म के निशान देखकर पुलिस का शक और गहरा हो जाता है। उसे पूछताछ के लिए 17 जनवरी 2014 को मुंबई लेकर आया जाता है। मुंबई लाकर उससे और पूछताछ की जाती है और कुछ ही समय में यह साफ हो जाता है कि तेजाब फेंकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि यही अंकुर पवार था। पुलिस तुरंत अंकुर को गिरफ्तार कर लेती है और उसके चिकित्सकीय परीक्षण के लिए जे अस्पताल भेज देती है। अस्पताल से आने के बाद पुलिस अंकुर से पूछताछ शुरू करती है। पूछताछ में अंकुर बताता है कि वह प्रीति को पसंद करता था और उससे ही शादी करना चाहता था, लेकिन प्रीति ने मना कर दिया था। इसी बात से वह काफी चिढ़ा हुआ था। इधर प्रीति ने भारतीय नौसेना में भी नौकरी हासिल कर ली थी, जबकि अंकुर बेरोजगार बैठा था। इस कारण अंकुर के घर वाले उसे ताने देने लगे थे। इससे भी अंकुर को प्रीति से काफी जलन होने लगी थी। इसी के बाद अंकुर ने तय कर लिया था कि वह प्रीति को सबक सिखाएगा। प्रीति ने नौसेना में नौकरी हासिल की है, इस बात की जानकारी आसपास के लोगों को भी लग चुकी थी और लोग यह भी जान चुके थे कि 1 मई को प्रीति मुंबई जाएगी। अंकुर को भी इस बात की जानकारी हो चुकी थी, इसीलिए वह ट्रेन में सवार हुआ था। अंकुर ट्रेन के अंदर ही प्रीति पर तेजाब फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन के अंदर भीड़ काफी ज्यादा थी। ऊपर से वह लगातार प्रीति को घूर रहा था। इस कारण उसके माता पिता कुछ ज्यादा ही सतर्क हो गए थे, इसलिए ट्रेन के अंदर उसे मौका ही नहीं मिल पाया। सुबह के 4 बजे अंकुर ट्रेन के शौचालय के पास भी जाकर खड़ा हुआ था कि अगर प्रीति वहां आए तो वह वहीं पर तेजाब फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहां नहीं आई। इस तरह उसका यह योजना भी असफल हो गया। आखिर में जब प्रीति ट्रेन से उतरती है तभी अंकुर उस पर तेजाब फेंक देता है। अंकुर ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था, लेकिन पुलिस के सामने सबूत जुटाने की बड़ी चुनौती थी, इसलिए पुलिस अंकुर पवार के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लग जाती है। सबसे पहले यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिर अंकुर को तेजाब किसने दिया था। जांच के दौरान खुलासा होता है कि अंकुर ने मुकेश भार्गव नाम के एक दुकानदार से यह कहते हुए तेजाब खरीदा था कि उसने अंकुर बैटरियां नाम से अपनी एक दुकान खोली है, इसलिए उसे तेजाब चाहिए। अंकुर ने दुकानदार से कहा था कि वह ज्यादा मात्रा में तेजाब खरीदेगा, लेकिन उससे पहले वह नमूना देखना चाहता है, इसलिए दुकानदार ने उसे एक हॉर्लिक्स के डिब्बे में लगभग 2 लीटर तेजाब दे दिया था।
सबूत मजबूत करने के लिए अंकुर की फोन विवरण निकलवाए जाते हैं। पता चलता है कि 1 मई को वह निजामुद्दीन स्टेशन पर था और फिर उसकी लोकेशन 2 मई की सुबह यानी घटना वाले दिन मुंबई के बांद्रा टर्मिनस पर थी। अब उसकी पहचान पक्की करने के लिए पुलिस चश्मदीद गवाहों के सामने पहचान परेड करवाती है। पहचान परेड के दौरान कई लोगों को एक साथ खड़ा किया जाता है, जिनमें अंकुर भी शामिल होता है। गवाहों में समीर शेख, सलीम शेख और सलमान शेख अंकुर को देखते ही पहचान लेते हैं और बताते हैं कि यही वह लड़का है जो तेजाब फेंकने के बाद भाग रहा था। दरअसल जब अंकुर तेजाब फेंक कर पीछे मुड़ा था तो उसके चेहरे से गमछा हट गया था। समीर शेख ने सबसे पहले उसे पकड़ने की कोशिश की थी और उसी दौरान उसका चेहरा देख लिया था। सलीम और सलमान ने भी उसका चेहरा देख लिया था, इसलिए उन्होंने भी पहचान कर ली। समीर इस बात की भी पुष्टि करता है कि पुलिस ने जो डिब्बा घटनास्थल से बरामद किया था वही डिब्बा उसने अंकुर के हाथ में देखा था। इनके अलावा पवन मालवीय नाम का एक व्यक्ति भी अंकुर की पहचान करता है। एक अन्य व्यक्ति यह गवाही देता है कि उसने लगभग 4 बजे अंकुर को ट्रेन के शौचालय के पास खड़े देखा था। इसके बाद अंकुर पवार को मुख्य आरोपी बनाते हुए आरोप पत्र दाखिल किया जाता है और मामले की सुनवाई विशेष नगर सिविल और सत्र न्यायालय ग्रेटर मुंबई में शुरू होती है। यह जानकर हैरानी होगी कि जब अंकुर को सुनवाई के लिए अदालत में लाया जाता था तो वह अक्सर मुस्कुराता हुआ आता था। कई बार वह मुस्कुराते हुए विजय का संकेत भी दिखाता था। अदालत में पुलिस की ओर से कुल 37 गवाह पेश किए जाते हैं। समीर, सलीम और सलमान शेख अदालत में भी उसकी पहचान करते हैं। सभी सबूतों और गवाहों को देखने के बाद विशेष अदालत अंकुर पवार को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 324B के तहत दोषी पाते हुए मौत की सजा सुनाती है और 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाती है। यह भारत के इतिहास में पहली बार था जब किसी तेजाब हमलावर को फांसी की सजा सुनाई गई थी। मामले में पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक ने इस कृत्य को किसी भी महिला के खिलाफ की गई अब तक की सबसे बड़ी हैवानियत बताया। वहीं न्यायाधीश ने टिप्पणी की कि इस हमले में प्रीति का चेहरा इतनी बुरी तरह जल चुका था कि यदि उसने अपना चेहरा देख लिया होता तो शायद वह उसी दिन मर जाती। जब उसे फांसी की सजा सुनाई गई तब भी उसके चेहरे पर डर का कोई भाव नहीं था। उसे अपने किए का कोई पछतावा नहीं था और वह अदालत में मुस्कुरा रहा था। हालांकि मुंबई सत्र न्यायालय से फांसी की सजा मिलने के बाद अंकुर ने मुंबई उच्च न्यायालय में अपील दायर की। उच्च न्यायालय में लंबी सुनवाई के बाद जून 2019 में निर्णय सुनाया गया और सत्र न्यायालय की फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। प्रीति ने जो दर्द सहा और उसके माता पिता ने जो पीड़ा झेली, उसके सामने शायद उम्र कैद क्या, फांसी की सजा भी कम ही लगती है। दोस्तों, इस मामले पर आपकी क्या राय है, जरूर बताएं। धन्यवाद।